नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो मार्केट्स ने तो बुल्स की हवाई निकाल दी, बिल्कुल बियर्स ने एकदम कमर तोड़ के रख दी बुल्स की। और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को, और ये भी एक तरह से एक फ्रीकी फ्राइडे था और वन ऑफ दी वर्स्ट क्लोजिंग्स में आता है फ्राइडे का फॉल। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या वजह रही मार्केट्स के गिरने की, मार्केट्स की समरी की बात करेंगे, ये देखेंगे कि मार्केट्स कल कैसे रह सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स की जो आप मंडे को ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या वजह रही। तो वजह ये थी कि एक तो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हाई ऑयल प्राइसेस जो हैं उन्होंने मार्केट्स को थोड़ा नर्वस कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक तरफ रिकवरी की बात करते हो तो रिकवरी की वजह से ऑयल प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं, और विंटर्स में ऑयल प्राइसेस की डिमांड वैसे भी ज़्यादा रहती है क्योंकि ठंड की वजह से ऑयल ज़्यादा बर्न होता है। दूसरी बात यह है कि जो बॉन्ड यील्ड्स थे यूएस मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि जो नए स्टिमुलस पैकेजेस आने वाले हैं उसकी वजह से इनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो बॉन्ड की जो प्राइसेस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से यील्ड ज़्यादा हो जाती हैं। तो यूएस की जो डिविडेंड हैं स्टॉक मार्केट्स के, उनसे ज़्यादा जो यील्ड है बॉन्ड प्राइसेस की वो हो गई थी, जिसकी वजह से पैसा जो है बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट होने का डर रहता है, क्योंकि बॉन्ड्स कंपैरेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट्स। तो जब यील्ड बढ़ जाती हैं तो पैसा वहाँ भी शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। और उसके अलावा ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वीक थे। यूएस मार्केट्स उससे पहले कमज़ोर रहे थे, फिर एशियन मार्केट जो थे बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग थी, और जिस भी मार्केट को आप देखो बिल्कुल टोटल रेड कलर में था, ज़बरदस्त, काफ़ी ज़्यादा नीचे इंडेक्स लेवल पे भी। और कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी थी, क्योंकि जिस तरह से मार्केट्स ने राइज किया है, आप देखिए बजट के दिन से ज़बरदस्त राइज था और नए हाइज बनाए, और लगभग 20% तक बढ़ गया था मार्केट्स, अपने जो हाईएस्ट लेवल्स हैं वो इन लेवल से 20% तक बढ़ गया था। और उससे पहले भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में शुरू हो चुकी थी। अगर बजट की ये अनाउंसमेंट्स नहीं आई होती तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग पहले से ही आ चुकी थी, और बजट ने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोपेल कर दिया ऊपर, और काफ़ी पॉजिटिवली लिया मार्केट्स ने बजट को। लेकिन इवेंचुअली तो सेलिंग आनी थी, क्योंकि मार्केट से जो वैल्यूएशंस हैं वो कितना ऊपर तक चली जाएंगी और कब तक प्रॉफिट्स बुक नहीं होंगे, तो ये भी था। और जो वेडनेसडे को हमने राइज देखा मार्केट्स में, वो तो कमाल का था, और उसमें टेक्निकल ग्लिच का भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर आप उससे पहले का चार्ट देखें, जो मार्केट्स जो निफ्टी एनएससी में बंद हुई, उससे पहले मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट्स रेड में क्लोज हो सकती हैं, लेकिन उस ग्लिच की वजह से लोगों ने जो बीएसई में ट्रेड करना शुरू किया, वहाँ से खींच के ले गए मार्केट्स को। और उसके बाद जब एनएससी खुली तो एक्सटेंडेड सेशन था, ये पहली बार हमने देखा कि सेशन एक्सटेंड हुआ हो। और जो जिन जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखी थी मार्केट, उनको मजबूरी में जब शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी, तो शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट खिंचती ही चली गई ऊपर, और बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई, बम्पर क्लोजिंग हुई वेडनेसडे को। और क्योंकि ये सारा टेम्पररी था, तो जो थर्सडे को मार्केट खुली एक्सपायरी वाले दिन, वो काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुली, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, और ऐसा लग रहा था कि आज भी बड़ी बम्पर क्लोजिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो रैली थी उसकी थोड़ी देर में हवा निकल गई, और काफ़ी ज़्यादा शैडो आप देख सकते हैं बना है थर्सडे को। तो गैप अप खुलने के बाद जो कैपिटलाइज करना चाहिए था मार्केट्स को, वो कर नहीं पाई, और क्योंकि 15,000 से ऊपर निफ्टी चली गई थी, तो मेरे ख्याल 15,000 पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस ओपन थी, जिसकी वजह से सेलर्स ने उसको नीचे दबा दिया और पंचर कर दिया रैली को। और उसके बाद में फ्राइडे को जो हम हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त बड़ी रेड कैंडल बनी है कि जितने भी गेंस थे वेडनेसडे के वो सब वाइप आउट हो गए, और अब ऐसा खतरा लग रहा है कि ये जो नीचे के लेवल्स थे ये भी खतरे में। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो सब यही जानते ही होंगे कि मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि मार्केट्स किसी भी समय नीचे गिर सकते हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी फॉल हो सकती है, लेकिन शायद एकदम से ना हो जैसे मार्च में हुई थी। थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरह हो सकती है, वेव्स बन सकती हैं, अनलेस कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो वेव्स में जाएगी नीचे, तो नीचे आके ऊपर जाएगी, फिर नीचे आके ऊपर जाएगी। तो अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के पैसे
काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के मौके फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मिलते हैं अगर सही तरीके से ट्रेड किया जाए। तो अगर हम बात करें कि कल क्या हो सकता है, तो कल हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि SGX निफ्टी इस समय 56 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक भी कल ऊपर बंद हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डाउ जोन्स नेगेटिव में बंद हुआ, S&P नेगेटिव में बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक ऊपर बंद हुआ। लेकिन उसके साथ में जो यूरोपियन मार्केट्स थे उसमें जो गिरावट थी वो उतनी ज़्यादा फियर्स और स्ट्रांग नहीं थी जितनी एशियन मार्केट्स में थी या हमारे मार्केट्स में थी। तो ऐसा पॉसिबल है कि कल का दिन या तो ऊपर रह सकता है या एक थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद देखना होगा कि वो गैप अप ओपनिंग सस्टेन करके मार्केट्स ऊपर जाते हैं दोबारा कि नहीं। लेकिन अगले कुछ दिन पॉसिबल है थोड़ा वॉलेटाइल भी रहें, क्योंकि ऊपर का भी गैप है, नीचे के भी गैप है, तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट उनको कैसे बैलेंस करती है। और कल ऑटो का डेटा भी आएगा, GDP डेटा तो मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रहा नहीं, क्योंकि जो 7.7% नेगेटिव का एक अनुमान लगाया जा रहा था कि हमारा इस साल का GDP जो पूरे साल का है वो -7.7 रह सकता है, तो वो बढ़ के गवर्नमेंट का एस्टिमेट 8% हो चुका है। और अगर हम इस क्वार्टर के GDP की बात करें तो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद 1% तक हमारा GDP प्लस में रहेगा, लेकिन 0.4% ही रहा। तो दोनों तरफ से जो GDP को लेके न्यूज़ है वो अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई जितना स्ट्रांगली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। बाकी कल ऑटो नंबर्स देखने होंगे। जनवरी के तो ज़्यादा अच्छे नहीं थे पिछले साल के मुकाबले। आई होप फरवरी के अच्छे होंगे, लेकिन वो कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ऑटो स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं, लगता है कि शायद उतने इनकरेजिंग ना भी हो नंबर्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली ऑटो के कुछ स्टॉक्स में। तो इन एनी केस अब बात कर लेते हैं समरी की। समरी में अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो पिछले दिन के मुकाबले 209 पॉइंट नीचे खुला, और अगर उसका हाई की बात करें तो 209 पॉइंट से रिकवर करके 178 पॉइंट तक उसकी फॉल रह गई थी पिछले दिन के मुकाबले। नीचे गया 630 पॉइंट नीचे और फाइनली क्लोज हुआ 568 पॉइंट नीचे। बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं कर पाई मार्केट्स, करीब 60-70 पॉइंट की ही रिकवरी हुई अपने लोज से। तो दैट मीन्स ज़्यादा बाइंग थी नहीं, और बाइंग में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। और ये शायद हो सकता है पहली बार रहा हो या बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे निफ्टी के स्टॉक्स माइनस में ही क्लोज हुए। जो कम माइनस में रहे वो थे नेस्ले, स्टेट, SBI लाइफ, मारुति और NTPC। जिनकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग हुई वो थे ONGC, JSW स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, M&M और कोटक महिंद्रा बैंक। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी खुला 743 पॉइंट नीचे पिछले दिन के मुकाबले। ऊपर जब गया तो वो सिर्फ -639 पॉइंट्स रह गया था। जब लोएस्ट पॉइंट था उसका तो वो 1890 पॉइंट नीचे था, और फाइनली क्लोज हुआ 1745 पॉइंट नीचे। तो ये भी करीब 145 पॉइंट ही रिकवर कर पाया अपने लोज से, लेकिन बहुत ही स्टीप फॉल थी और बहुत शार्प था। और हैरानी की बात यह है कि इतना स्ट्रांगली नेगेटिव होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी में एक स्टॉक जो है वो ग्रीन में क्लोज हुआ, जो कि था बंधन बैंक। तो ये मार्जिनली ग्रीन में था। और अगर हम लूजर्स की बात करें बैंक निफ्टी के, तो हाईएस्ट लूजर्स थे कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, RBL बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स जो थे वो नेगेटिव में, हाईएस्ट नेगेटिव में जो सेक्टर्स थे वो थे ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मेन जो थे सेक्टर्स थे नेगेटिव में। और अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आप कल इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है अमारा राजा बैटरीज। तो देखिए अमारा राजा में पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो बाइंग का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो बाइंग इंटरेस्ट आ चुका था इस दिन। उसके बाद में सारी रेड कैंडल्स बनी हैं, तो जो मार्केट ऊपर गई उस दिन भी ये कैपिटलाइज नहीं कर पाया, और जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे नीचे हैं। तो RSI भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और विलियम्स और स्टोकेस्टिक्स जो हैं वो तो अपने लोअर बैंड पे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है देखने की कि यहाँ पे करीब 870 के लेवल्स के आसपास में इसको सपोर्ट मिल रहा है, और उससे नीचे इसने क्लोज नहीं किया है फिलहाल। तो कल हालांकि ये गैप डाउन खुला
और नीचे रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हुई इसके लो पॉइंट से, और इसने जो इन दिनों के लोज हैं उनसे ज़्यादा नीचे नहीं क्लोज किया, जबकि मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे थी। और दोनों दिन जो हैं, इस दिन भी डोजी क्लोज हुआ है और उससे पहले भी रिकवरी हुई है। दैट मीन्स मार्केट्स इससे नीचे इसको क्लोज नहीं कराना चाहती हैं, और लो पॉइंट से रिकवरी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे तो अपर शैडो भी काफ़ी डिसेंट था, तो यहाँ से लगता है कि ये अब ऊपर जा सकता है। हालांकि अपने काफ़ी मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 का मूविंग एवरेज अगर हम छोड़ दें तो बाकी मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, लेकिन यहाँ से हो सकता है पुल बैक हो और कल इसको शायद आप ऊपर देख सकते हैं। और इसका जो फॉल था वो भी बहुत ही मामूली था, और वो भी इसलिए क्योंकि ये गैप डाउन खुला, तो इतनी हैवी सेलिंग के वजह से ये ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल से कल ये ऊपर रह सकता है। तो कल अगर ये 885 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो मेरे ख्याल 880 से का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप उसकी सर्विसेज से किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं हैं, चाहे आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे आपके जो सर्विस इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने वाला कोई है नहीं, कोई आपका आरएम नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे ख़रीदना है, किस प्राइस पे बेचना है, और कैसे आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना है ताकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, और मैं आपका अकाउंट बहुत ही एक रेप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो कंपैरेटिवली अभी के मुकाबले काफ़ी कम होंगे ही होंगे। साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेंगे, तो आपको सर्विस इश्यूज़ नहीं आएंगे, और आपको पर्सनली मैं गाइड करूंगा ताकि आपके प्रॉफिट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकें, और आपको सही गाइडेंस मिले कि आप कौन से स्टॉक्स आपको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, कब बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, ये सब आपको गाइडेंस मिलेगी, और आपके रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और पसंद आए और आपका लगे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम मेरा हौसला भी बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। अगर आप चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बजाज ऑटो की। तो बजाज ऑटो ने पहले बड़े अच्छे रिटर्न्स दिए थे, यहाँ तक ऊपर जाता रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता जा रहा है, और ऊपर जाने की इसकी बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं है। जो पुराने हाइज हैं उनको दोबारा टेस्ट करे, तो ये बड़ा अच्छा मौका था जो 2 दिन मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया ऊपर जाने का, और जो फॉल आई उसमें भी काफ़ी गिरावट हुई। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन रिकवरी भी ज़्यादा नहीं हुई, और हायर अपर शैडो भी बहुत ही मामूली सा बना। तो नया क्योंकि इसने लो बनाया है और रिकवरी ज़्यादा नहीं हुई, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि थोड़ा सा और भी नीचे गिर सकता है। तो मंडे को अगर ये 3790 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 3800 से ऊपर का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्कॉर्ट्स की। तो एस्कॉर्ट्स ने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पिछले कई दिनों में, लोअर लोज बना रहा था, लोअर हाइज बना रहा था, लेकिन यहाँ पे आके पिछले कई दिनों से इसकी जो सेलिंग है वो रुक चुकी है, और आप देख सकते हैं कि नीचे तो जाता है, लोअर शेडो काफ़ी ज़्यादा बनता है, लेकिन तुरंत बाइंग आ जाती है, और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो मार्जिनली प्रॉफिट में होती है, और ये थोड़ा सा गैप अप भी खुल रहा है। देखिए यहाँ पे भी इस दिन के मुकाबले गैप अप खुला, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन बहुत ही कम। तो दैट मीन्स बाइंग बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इतना था कि वो उसको ग्रीन में क्लोज करा सकें। उसके बाद अगले दिन भी गैप अप खुला, फिर सेलर्स ने नीचे उसको धकेलने की कोशिश करी, लेकिन फिर बाइंग आ गई और फिर से ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई, रेड कैंडल बनी, हालांकि मार्जिनली गैप अप ये फिर से खुला था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो उसकी नीचे हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, और इसने एक नया हाई बनाया पिछले कुछ दिन के मुकाबले। तो उसके बाद में यहाँ जो सबसे जो ग्रीन कैंडल बनी है वो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है। काफ़ी हालांकि गैप डाउन ओपनिंग हुई पिछले दिन के मुकाबले, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी वीक थी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, एक तो लोअर शेडो बहुत ही कम था, यानी कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था नहीं। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गई, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बावजूद जो मार्केट में हो रही थी बाकी स्टॉक्स में और इंडेक्स लेवल पे, उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गया और ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हुई। हालांकि जो इसका
गेन है वो सिर्फ 2 रुपये भी नहीं रहा, 0.14% था। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट में, और ख़ास करके तब जब ऑटो सेक्टर में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, ऐसे में प्लस में क्लोज होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। और आरएसआई भी जो है वो 50 के काफ़ी पास में है, और स्टोकेस्टिक्स भी हल्के से ऊपर उठे हुए हैं, और विलियम्स भी हल्का सा ऊपर उठा हुआ है अपने लोअर रेंज से। तो ऐसा लगता है कि शायद ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और पुराने जो हाइज हैं या पुराने लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम शायद 1375 या इवन 1450 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में शायद देखने को मिले। तो कल अगर ये 1312 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1308 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली ये है कि जो ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम्स हैं वो कंपैरेटिवली रेड कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो रेड वॉल्यूम्स थे, या इवन यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे, यहाँ जो वॉल्यूम है रेड कैंडल के, उनसे जो वॉल्यूम है ग्रीन कैंडल के ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट यहाँ आ रहा है, और ये शायद अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। तो ये भी काफ़ी अच्छे गेंस दिखाता रहा, और कई जगह इसने कंसोलिडेट किया और फिर नए हाइज बनाए, और यहाँ तक काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी इसकी। सेलिंग ज़्यादा थी नहीं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देखिए यहाँ से सेलिंग शुरू हुई, उसके लिए बड़ा शार्प स्टीप कैंडल था। हालांकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं थे, उसका 3 दिन स्टेबलाइज हुआ, तो ऐसा लग रहा था शायद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन इसने किसी भी दिन, जो खास करके 2 दिन अच्छी मूवमेंट हुई थी इंडेक्स लेवल पे, उसका फ़ायदा उठाया नहीं, और नए हाइस पे क्लोज नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन इसने फिर भी एक डोजी पैटर्न बनाया, और कई दिन ये ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न ही बनाता जा रहा है। दैट मीन्स कुछ खास था नहीं इसके गेंस में। यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में काफ़ी शार्प फॉल दिखाई, जो 6% से भी ऊपर थी, और रिकवरी भी ज़्यादा नहीं हुई। तो ये लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस और देखने को मिल सकती है, और कुछ अपने जो पुराने सपोर्ट्स हैं 3100 3150 उनकी तरफ जा सकता है। तो कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाए और खास करके 3220 से नीचे ट्रेड करे, तो इसमें 3230 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। और देखिए जो स्टोकेस्टिक्स हैं वो भी नीचे जा रहे हैं, अभी पूरा नीचे गए नहीं है, विलियम्स भी नीचे पहुंच चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा समय तक ये देखिए काफ़ी ऊपर रहा था, नीचे बहुत ही कम समय के लिए आया, और मोस्टली इसकी जो इस समय जो पोजीशन थी विलियम्स में, वो ऊपर थी इसके स्टॉक प्राइस की। लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ये नीचे आता जा रहा था और यहाँ पहुँचा है। तो हो सकता है यहाँ भी कुछ दिन शायद बिताए, इतनी जल्दी अब इस समय ऊपर नहीं जाएगा मेरे को लगता है। हालांकि कल जो नंबर्स आएंगे ऑटो के, उससे काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा कि आने वाले दिनों में इसका ट्रेंड कैसा रह सकता है। बट हो सकता है कि कुछ दिन जो है ये नीचे देखने को मिले। नेक्स्ट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा इसने रेजिस्टेंस दिखाया, और जो फॉल हो रही थी निफ्टी में, जो बाइंग आने से 1-2 दिन जो बाइंग आई, उससे पहले थोड़ा शार्प सेलिंग भी आई थी, तो उसमें भी कुछ खास इसमें सेलिंग थी नहीं। लेकिन जो इसने बाइंग दिखाई है उससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो यहाँ के लेवल्स हैं 6500 से ऊपर ये क्लोजिंग नहीं करना चाहता है, और बार बार 6500 जब भी टच कर रहा था इसमें सेलिंग आ रही थी, तो यहाँ सेलिंग आई, फिर यहाँ सेलिंग आई, यहाँ सेलिंग आई, तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही है। तो मेरे ख्याल से अब जो बायर्स हैं वो थक चुके हैं, और इसने फिर से अटेम्प्ट किया ये 2-3 दिन यहाँ पे ऊपर जाके। लेकिन नॉर्मली ऐसे केसेस में हालांकि नए हाइज बनते हैं, लेकिन जब इसने दोबारा रीटेस्ट किया तो ये इसको ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, और लगभग 6400-6500 के लेवल से इसको दोबारा सेलिंग देखने को मिली। तो मेरे ख्याल यहाँ से अब इसकी सेलिंग एक्सेलरेट हो जाएगी, और नीचे के लेवल ये देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और देखिए आरएसआई हो गया, या बाकी इंडिकेटर्स हो गए, स्टोकेस्टिक्स हो गए, विलियम्स हो गए, ये भी नीचे गिरना शुरू हो चुके हैं या गिर चुके हैं। तो मेरे ख्याल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये आने वाले दिनों में नए लोज देख सकता है। तो कल अगर ये 6100 से नीचे ट्रेड करता है, तो 6125 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है, अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आप कल अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।